angular momentum and magnetic moment of electron in an atomic orbit, electronic orbit. एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. क्लियर है? मान लो कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, m ही है. जिस रेडियस जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस कितना है, r है. जिस स्पीड से घूम रहा है वो स्पीड क्या है, mv है, v है. तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, mv. हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो mv उसका लीनियर मोमेंटम है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mv. तो उसका mev उसका हुआ लीनियर मोमेंटम, और उसका मोमेंट लेंगे तो ये दूरी क्या है, r है. तो mev इंटू r उसका एंगुलर मोमेंटम हो गया. ये ऐसे निकाल लिया. अब एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम लोग ऊपर के डायरेक्शन में लेते हैं कन्वेंशनली. ठीक है. अब देखो एक चीज, बोर के क्वांटम कंडीशन से ये है कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल इन विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. इसलिए हम लोग l को क्या लेते हैं, n h/2π. n क्या है, ऑर्बिट की संख्या है. फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3, इसी तरह से आगे. h/2π को हम लोग क्या लेते हैं, h काट लेते हैं. ओके, ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गए, l इक्वल टू MEVR और l इक्वल टू NH कट. ओके. अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है उस पे चार्ज माइनस ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज E है, लेकिन टोटल चार्ज वो माइनस ही है, और ये घूम रहा है, मान लो ऐसे घूम रहा है. तो एक करंट फ्लो करेगा, फ्लो ऑफ चार्जेस करंट. तो करंट फ्लो करेगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे. देखो ऐसे ऐसे करंट फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो ये हो गया करंट लूप, और करंट लूप हो गया तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करेगा. और मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करेगा तो इसका डायपोल मोमेंट होगा. हम वही डायपोल मोमेंट निकालने जा रहे हैं. ओके. अब मान लो कि म्यू एल उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, म्यू एल. क्लियर? तो ये क्या होगा, ये करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप, अब करंट क्या है, चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो E हुआ. क्लियर? अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज E हुआ, और एक सेकंड में कितनी बार वो घूम रहा है, इनटू फ्रीक्वेंसी हो गया, और एरिया क्या हो गया, पाई r². दिस इज फ्रीक्वेंसी. क्लियर? एक सेकंड में कितनी बार घूम रहा है. अब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, v/2πr. तो E इंटू v/2πr इंटू पाई r². v/2πr इसका फ्रीक्वेंसी कैसे हो, ये समझ में आई बात. v इक्वल टू ओमेगा r, ओमेगा इक्वल टू 2πf इंटू r. तो f क्या होगा, v/2πr. इस तरह से हमारा f निकल गया, v/2πr. ओके. अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग L का वैल्यू क्या लिया, MEVR. ओके. एक R कट गया. क्लियर? हम क्या करेंगे, E/2 पाई भी कट गया, 2ME, और इधर क्या होगा, MEVR. तो ये क्या हो गया, E/2ME, और वो L हो गया MEVR. तो एक रिलेशन हो गया हमारा म्यू एल का ये. लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन उल्टा है, क्योंकि नेगेटिव साइन. इसलिए वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लोग लेंगे तो वेक्टर के फॉर्म में क्या आएगा, म्यू एल पे वेक्टर का साइन अगर हम लोग लें तो -E/2MEL. डायरेक्शन उल्टा होगा, क्योंकि करंट उल्टी दिशा में घूम रहा है, इसलिए उसका जो डायरेक्शन होगा म्यू एल का, वो एल के डायरेक्शन के अपोजिट होगा. अब अगर हम L का ये वैल्यू NH कट यहां रख दें तो म्यू एल का वैल्यू क्या आएगा, म्यू एल इक्वल टू NEH कट बाई 2ME. एक ये रिलेशन आ गया, इंपॉर्टेंट रिलेशन है. इनके अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, उसके लिए एक्सप्रेशन. अब बोर मैग्नेटोन, व्हाट इज बोर मैग्नेटोन? बोर मैग्नेटोन होता है
कि बोर के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है उसका मैग्नेटिक मोमेंट, यानी इसी में अगर हम n का वैल्यू 1 रख दें तो म्यूएल क्या होगा, EH कट बाई 2me, ये हो गया बोर मैग्नेटोन। ओके, अब E का वैल्यू मालूम है, फिक्स्ड है, H कट का वैल्यू फिक्स्ड है, H कांस्टेंट है, और Me का वैल्यू फिक्स्ड है। इन सब का वैल्यू इसमें रखने से हम लोग बोर मैग्नेटोन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो जायरोमैग्नेटिक रेशियो किसको कहते हैं? जायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है ये जो मैग्नेटिक मोमेंट म्यूएल है और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। हम यहां निकाल चुके हैं ना, यही हुआ जायरोमैग्नेटिक रेशियो, यही चीज म्यूएल बाई एल। म्यूएल का वैल्यू ये तो एक्सप्रेशन है म्यूएल का, और एल यहां है तो म्यूएल बाई एल करेंगे तो क्या आएगा, E बाई 2me। इसी को हम लोग बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब जायरोमैग्नेटिक एनोमली क्या होता है? एनोमली ये हम लोग पढ़ेंगे, छोटी सी चीज है। हम लोग क्लासिकली देखा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इन दोनों का रेशियो क्या हुआ, E बाई 2me। क्लियर है? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन का अपना एक इंट्रिंसिक, उसका अपना एक एंगुलर मोमेंटम होता है जिसका नाम दिया गया है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम और उसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका रेशियो अगर लेते तो म्यू एस बाई एस मान लो, अगर ऐसे ही करते स्पिन के लिए इसी के एनालॉजी में, तो वो हमारा आना चाहिए E बाई 2me, वो भी आना चाहिए उसी हिसाब से। लेकिन एक्चुअली अगर हम इसको लेंगे, यही वैल्यू लेंगे, तो बहुत सा हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सेटिस्फाई होने के लिए इसको 2 को नहीं होना है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जायरोमैग्नेटिक एनोमली। क्लियर है? अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं म्यूएल बाई एल को, ये जो वैल्यू है उसको लिखते हैं GL E बाई 2me, जहां GL का वैल्यू 1 है, और म्यूएस बाई एस जो E बाई me होता है उसको लिखते हैं GS E बाई 2me, फिर उसी फॉर्म में लिया लेकिन GS को लिखा 2। GS को बोलते हैं हम लोग लैंडेस स्प्लिटिंग फैक्टर। क्लियर है? इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन ये हो सकता है, स्पिन हाफ होता है ना, तो स्पिन फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑर्बिटल पोर्शन की फ्रीक्वेंसी का डबल होता है, इसीलिए हमारा ये 2 आ जाता है यहाँ GS की जगह पर, और जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके।